बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वीडियो में आपको बताएंगे कि अशरफ गनी कहाँ गया, क्या स्टेटमेंट दिया, उसका क्या कहना है, किस तरह भागा, क्या ले जाना चाहता था, अमेरिकन ने कैसे रोका, और उसके बाद तालिबान ने किस तरीके से पूरे अफ़गानिस्तान को फ़तह किया है। वो कौन सी ऐसी 14 चीज़ें हैं जो तालिबान ने की हैं जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, और बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने के लिए। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि ये दुनिया की तारीख़ की तेज़ तरीन फ़तह थी, यानी इससे ज़्यादा रफ्तार से इससे पहले दुनिया में कभी फ़तह नहीं हुई। हमने इससे पहले जो जंग देखी वो हमने आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान देखी। काराबाग को फ़तह किया था, पूरे एरिया को आज़रबाईजान ने। दो तगड़ी फ़ौजें लड़ रही थीं, ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा था, बड़ी तेज़ फतूहात थी, लेकिन इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। ये दुनिया की तारीख़ की तेज़ तरीन फतूहात में से एक फ़तह है जो तालिबान को मिली है। और अगर आपको आखिरी 10 दिनों की कहानी देखें आप और उस पर गौर करें तो जो पहला दारुल हुकूमत लगभग 10 दिन पहले तालिबान ने फ़तह किया था उसका नाम था ज़रनज। ये सूबा नमरूज़ है, वहाँ पे ये एक सूबाई दारुल हुकूमत है ज़रनज। ये पहला सूबाई दारुल हुकूमत उन्होंने आज से 10 दिन भी नहीं हुए उन्होंने फ़तह किया था। और फिर लगातार 10 दिनों में उन्होंने 94% अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। ज़्यादातर दारुल हुकूमत फ़तह कर लिए, कंधार, कुंदूज़, हरात, लश्करगाह, और फिर होते हुए वो पहुँचे काबुल तक। जलालाबाद फ़तह करने के बाद उनकी आखिरी मंजिल थी काबुल। इस फ़तह में तालिबान के कुछ उसूल थे जिनको दुनिया हमेशा याद रखेगी। एक ऐसी फ़ोर्स जिसके पास पुराने हथियार थे, कमतर हथियार थे, और फ़िज़ाई क़ुव्वत भी नहीं थी, वो कैसे फ़ातह बनी इस पर तो किताबें लिखी जाएंगी और बहुत ज़्यादा लोग मुस्तक़बिल में इस पर काम करेंगे। मगर यहाँ कुछ ऐसी 14 चीज़ें हैं जिन्हें दुनिया हमेशा याद रखेगी। तालिबान की इन फतूहात के दौरान क्या हुआ। नंबर 1, हथियार डालने वालों को कहीं भी कत्ल नहीं किया गया। कोई एक वाक़या ऐसा नहीं है कि किसी ने हथियार डाले और उसको कत्ल कर दिया। हत्ता कि आपको याद है कि इस्माइल खान ने बहुत नुकसान पहुँचाया तालिबान को, जिसको शेर हरात कहते हैं, लेकिन जब वो भी काबू आया तो जाने दिया, उसको भी कत्ल नहीं किया। नंबर 2, तालिबान ने इस पूरी मुहिम के दौरान कहीं पे भी टॉर्चर नहीं किया, तशद्दुद नहीं किया। आपको डंडे मारने की, लोगों के ऊपर टॉर्चर करने की, उनको ज़ख्मी करने की कोई वीडियो आपको नज़र नहीं आएगी। नंबर 3, कोई चोरी, डकैती और लूट मार इस पूरी मुहिम के दौरान कहीं पे आपको रिपोर्ट नहीं हुई। ना आलमी इदारों में, ना मीडिया में, ना किसी और जगह पे इस तरह की शिकायतें नहीं आई कि बैंक तोड़ दिए गए, लॉकर्स तोड़ दिए गए, लूट मार शुरू हो गई, लोगों की दुकानें खोल दी, दुकानों से माल लूट लिया, गल्ला और अनाज लूट लिया गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहां तालिबान गए वहां पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। नंबर 4, आम माफ़ी का ऐलान किया उन्होंने। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली फ़ौजें ऐसा करती नहीं हैं, लेकिन ये एक पूरी फ़ौज है तालिबान की। वो जिस इलाके में भी गए उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया। नंबर 5, अगर किसी ने उनके साथ मुआहिदा करना चाहा तो उसका ताल्लुक़ किसी भी फ़िरके या ग्रोह से था और इलाका छोड़ना चाहा मुआहिदे के नतीजे में, तो तालिबान ने उसको रोका नहीं, मुआहिदा किया और जाने दिया। जैसा कि सूबा ज़रनज की पूरी जो हुकूमत थी वो मुआहिदा करके चली गई ज़रनज से बॉर्डर के रास्ते ईरान में, और नहीं रोका इन्होंने। हेरात के लोग निकले और वो कहीं और चले गए, नहीं रोका उन्होंने। लश्करगाह से लोग निकले, मुआहिदा किया, चले गए, नहीं रोका उन्होंने। तो जहाँ पे बहुत सख्त लड़ाई हुई वहाँ पे भी उन्होंने मुआहिदे किए, और जहाँ पे लड़ाई नहीं हुई वहाँ पे भी उन्होंने मुआहिदे किए। नंबर 6, ख़वातीन से बदसलूकी का एक भी वाक़या पूरे अफ़गानिस्तान में इस बीच में रिपोर्ट नहीं हुआ। किसी भी खातून ने ये शिकायत नहीं की या मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि किसी खातून के साथ बदतमीज़ी की गई हो, बदतहज़ीबी की गई हो, ज़्यादती की गई हो, उठा कर ले जाया गया हो, ज़बरदस्ती शादी या निकाह किया गया हो। ऐसी कोई चीज़ कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं हुई। 7वां, लोगों ने मजहबी हवाले से अब तक कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। लोगों के ऊपर तालिबान ने कोई दाढ़ी किसी ने रखनी है रखे, नहीं रखनी ना रखे। बीबीसी को दिखाया, वो देखें लोग फिर रहे हैं बगैर दाढ़ी के, हम नहीं रोक रहे। वो ख़वातीन बाज़ारों में आ रही हैं, जा रही हैं, हम नहीं रोक रहे। लोगों को ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ने के लिए हम नहीं कह रहे, जिसने पढ़नी है वो पढ़े, अल्लाह के लिए है। तो तालिबान ने कहा कि ख़वातीन पर्दे में आएँ, लेकिन वो स्कूल ज़रूर आएँ, पढ़ने के लिए भी, पढ़ाने के लिए भी और बाकी कामों के लिए भी ख़वातीन अपने घर से निकलें और अपना रोल प्ले करें। नंबर 8, जहाँ जहाँ पर तालिबान गए
वहाँ लड़ाई के दौरान तो जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जब तालिबान ने कंट्रोल किया तो बाज़ार और कारोबार वो खुले रहे। रोज़गार को उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि वो जारी रहे, कारोबारी सरगर्मियाँ चलती रहें। फिर हेरात की अभी वीडियो सामने आई आज ही, एक दिन पहले वो फतह हुआ है, 1-2 दिन पहले, लेकिन वहाँ से जो वीडियोज़ आई उन वीडियोज़ में दिखाया जा रहा है कि कारोबार अपनी पूरी स्विंग के साथ चल रहा है, लोग बाज़ारों में मसरूफ़ हैं, अपना काम कर रहे हैं। नंबर 9, सहाफ़ियों, NGOs या गैर मुल्कियों का कत्लेआम नहीं हुआ। हाँ, जो लोग फ़ौज के साथ मौजूद थे, वहाँ से कवरेज करने आए थे, अगर लड़ाई में उनमें से किसी को नुकसान पहुँचा तो पहुँचा, अदरवाइज़ जो लोग तालिबान के साथ मौजूद थे और यहाँ से कवर कर रहे थे, वो लोग बताते हैं कि तालिबान ने अपनी जान से ज़्यादा उनको प्रोटेक्शन दी है। तो इस तरह NGOs को, गैर मुल्कियों को, सहाफ़ियों को कत्लेआम उनका नहीं किया गया इस जंग में। नंबर 10, फ़िरका वाराना वाक़यात नहीं हुए, यानी जो अहले तशीह हैं उनके साथ भी मुआहदे हुए, जो बरेलवी हैं उनके साथ भी मुआहदे हुए, और अगर किसी की नस्ल कोई और, कोई ताजिक नस्ल का है, कोई उज़्बेक नस्ल का है, कोई किसी और नस्ल से है, तो इस बारे में इस दफ़ा कुछ ऐसा नहीं हुआ। सबके साथ उन्होंने बराबरी का सलूक किया और कोई फ़िरका वाराना वाक़यात या नस्ल प्रस्ताना वाक़यात जो हैं वो नहीं हुए। नंबर 11, तालीमी इदारे बच्चों और ख़वातीन के जैसे ही तालिबान ने कंट्रोल किया उनको फ़ौरन फंक्शनल किया, मीडिया को भी दिखाया और खुले रखे। नंबर 12, सरकारी दफातर में उन्होंने काम जारी रखा। उन्होंने अपने तालिबान निगरान मुकर्रर ज़रूर किए सरकारी दफातर के ऊपर, लेकिन अमले से कहा कि आप अपना काम जारी रखें। अफसरान से कहा कि दफ्तर को खोलें, पुलिसिंग का अमल जारी रहेगा। नंबर 13, इमलाक को, गाड़ियों को और जायदादों को कब्ज़े में नहीं लिया गया, यानी आम लोगों की अगर कोई बाज़ार के अंदर दुकान है, कोई जायदाद है, कोई गाड़ियाँ हैं, कोई हथियार हैं आम लोगों के अपने, तो तालिबान ने उनसे छीने नहीं, उनसे कब्ज़े में नहीं लिया। और सिर्फ गैर मुल्कियों का और जो अफ़गान फ़ौज है उनका जो सामान था जिससे वो लड़ रहे थे, चाहे वो गाड़ियाँ हैं चाहे वो हथियार हैं, उनको उन्होंने माले गनीमत के तौर पे कब्ज़े में लिया। उसके अलावा उन्होंने आम लोगों की इमलाक में से किसी एक चीज़ को भी कब्ज़े में नहीं लिया, चाहे वो लड़ने के काम आती है, चाहे वो वैसे काम आती है, ट्रैवलिंग के काम आती है, उन्होंने किसी से कुछ ज़बरदस्ती नहीं छीना, कोई वाक़या ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ। नंबर 14, किसी को ज़बरदस्ती लड़ने पर मजबूर भी नहीं किया गया कि आप हमारे लिए लड़ें, ऐसा भी तालिबान ने नहीं किया, और ये दुनिया की तेज़ तरीन फतह थी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में खूनी लिबरल्स अब एक ट्रेंड चला रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये कुछ ना कुछ करेंगे, और इन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर किया है। अब उन्होंने ट्रेंड चलाया है कि अफ़गान लाइफ मैटर, मगर जब अफ़गानों पर कारपेट बम्बारमेंट हो रही थी उस वक्त ये चुप थे, और आज जब कोई लड़ाई नहीं हो रही अब ये रोला डाल रहे हैं और सीज़ फायर का कह रहे हैं। सीज़ फायर कैसे हो जाएगा, वो लड़ाई नहीं हो रही है अफ़गानिस्तान में। इतने पुरसकून तरीके से उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया है, कंट्रोल कर लिया तालिबान ने। अच्छा किया बुरा किया अलग बात है, लेकिन आज उतना खून नहीं बह रहा जितना अमेरिका ने और यूरोप ने बहाया था, जितना नेटो ने बहाया था। लेकिन उस वक्त ये लोग नहीं बोले, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि अफ़गानियों की ज़िंदगियाँ बड़ी अहम हैं। जब कारपेट बम्बारमेंट हो रही थी उस वक्त अफ़गानियों की ज़िंदगी अहम नहीं थी। ये वही कुछ करते हैं जो इनके बैरूनी आका इनको कहते हैं, हमेशा डॉलरों के लिए काम करते हैं। तो हम इनको इंशाल्लाह तकलीफ़ पहुँचाएँगे। नस गया जे, ये पंजाबी में हमने एक ट्रेंड चलाया, पाकिस्तान का टॉप ट्रेंड बना, और इस पर बड़ी तकलीफ़ हुई खूनी लिबरल्स को अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनको हम इंशाल्लाह तकलीफ़ पहुँचाएँगे और आइंदा भी तकलीफ़ देने का सिलसिला हम जारी रखेंगे। अब कुछ और चीज़ें हैं। एक तो आप पहले देख लें कि जो स्टेटमेंट आया है बहुत इम्पॉर्टेंट, और वो स्टेटमेंट है अफ़गान सदर अशरफ गनी का। अशरफ गनी ने मुल्क छोड़ने के बाद अपने फेसबुक अकाउंट से जारी करदा बयान में कहा कि आज मुझे एक मुश्किल फ़ैसला करना था, या तो मैं मुसल्लह तालिबान जो महल में दाखिल होना चाहते थे उनके सामने खड़ा हो जाऊं, या फिर अपने प्यारे मुल्क जिसकी गुज़िश्ता 20 सालों में हिफाजत के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दी उसे छोड़ दूँ। उन्होंने कहा कि अगर इस दौरान अनगिनत अफराद हलाक हो जाते और हमें काबुल शहर की तबाही देखना पड़ती तो इस 60 लाख अफराद के शहर में एक बड़ा इंसानी अलमिया हो जाता, खून की नदियाँ बह जाती। अच्छा, ये बंदा जो है ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा फाइटर है, बहुत बड़ा जंगजू है, कुछ टर्मिनेटर टाइप का करैक्टर है कि अगर ये लड़ पड़ता तालिबान से तो खून की नदियाँ बह जाती। ये इतना बड़ा फाइटर है कि इसको लगता है कि अगर ये अकेला अफ़गानिस्तान में होता या ये अकेला तालिबान के सामने खड़ा हो जाता तो खून की नदियाँ बह जाती हैं और कुश्तों के पुश्ते लाशों के लग जाते अगर अशरफ गनी रुक जाता। तो ये वो अशरफ गनी का स्टेटमेंट, उसका जी अफ़गानिस्तान छोड़ने का जो बहाना है वो ये है कि अगर मैं वहाँ होता ना तो लड़ाई हो जानी थी, मैं वहाँ होता तो ये हो जाना था। भाई आप वहाँ होते तो आप गिरफ़्तार हो जाते या आपके साथ मुज़ाकरात हो जाते, तो आपने भागने में गनीमत समझी। और जो अशरफ गनी का रिपोर्ट हुआ है, ये
ایک اخبار ہے افغان اردو، انہوں نے بھی رپورٹ کیا، کچھ اور دیگر جگہوں سے رپورٹ ہو رہا ہے، اس میں اشرف غنی نے کوشش کی کہ وہ کوئی 3 گاڑیاں بھر کے ڈالرز اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ امریکنز کی گاڑیاں لگی ہوئی تھیں، امریکنز کا سیکیورٹی کا پورا نظام لگا ہوا تھا اور امریکنز اور یورپین بھاگ رہے تھے، تو انہوں نے گاڑیاں اندر جانے نہیں دیں، لہذا ایک ہی گاڑی جو اشرف غنی کی تھی وہ اندر گئی، تو جتنا مال وہ تھوڑا بہت اپنے ساتھ لے جا سکا وہ لے گیا، اور 3 گاڑیاں بھر کے جو ڈالرز کے تھے وہ اشرف غنی چھوڑ گیا، پہلے تاجکستان بھاگا، اور حمداللہ محب وہ جو پاکستان کو گالی دے رہا تھا یا بارڈر پہ کھڑا ہو کے، وہ بھی بھاگ گیا تاجکستان، اور تاجکستان سے پھر یہ بھاگے عمان۔ اب یہ پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگیں گے پوری دنیا میں، ان کے بیانات تو عجیب و غریب قسم کے آ رہے ہیں کہ میں کھڑا ہو جاتا تو یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا۔ اشرف غنی کے میں آپ کو بیانات یاد دلاتا ہوں، اس نے کہا تھا کہ ہمیشہ دعوے کرتا رہا یہ کہ کبھی چھوڑ کر نہیں بھاگوں گا، مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو ملک کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر پہ جنگ بہت اچھی لڑی ہے اشرف غنی نے اور اس کے ساتھیوں نے، مگر کامیاب نہیں ہوئے۔ غنی سے جو بائیڈن کی بہت ساری ٹیلی فونک کالز اور ملاقاتیں ہیں، عمران خان کو یہ تانا دیتے ہیں نا ہم سارے کہ عمران خان کو جو بائیڈن کال نہیں کر رہا، غنی کو کال کرتا تھا، بتائیں کدھر ہے وہ؟ جو بائیڈن کی کال کوئی ایسی سند نہیں ہے جس سے آپ مضبوط ہو جاتے ہیں، جو بائیڈن کی کال کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، یا جو بائیڈن کی کال اگر اتنی اہم ہوتی تو آج اشرف غنی اپنا ملک چھوڑ کے نہ بھاگتا، آج اس کے صدارتی محل میں وہاں طالبان نہ بیٹھے ہوتے۔ کچھ غیر مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ملا برادر جو ملا عبد الغنی ہیں ان کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ نامزد کیا گیا ہے طالبان کی جانب سے، لیکن یہ چیزیں تصدیق مانگتی ہیں، وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ تصدیق آ جائے گی، لیکن یہ میرے پاس کچھ سورسز سے اطلاع آئی تھی، میں نے اب تک پہنچایا۔ لیکن اب یہ جو بائیڈن اگر اتنا امپارٹنٹ ہوتا اور اتنا اہم ہوتا یا اتنا تگڑا ہوتا تو غنی کو ایسے اکیلا تو نہ چھوڑتا، اس کے ساتھ تو بہت رابطے میں رہتا تھا۔ تو رابطے کی بات نہیں ہے، پالیسی کی بات ہے، اپنے اپنے مفاد کی بات ہے۔ وزیر دفاع جو ہے افغانستان کا جنرل بسم اللہ جو ہے وہ کابل سے متحدہ عرب امارات بھاگ گیا، لیکن جب اس کو فلائٹ نہیں مل رہی تھی تو اس کا سٹیٹمنٹ کیا تھا ذرا وہ بھی سن لیں۔ اس نے ہمارے ہاتھ پیٹ کے پیچھے باندھے اور وطن کو بیچ دیا، غنی اور اس کے گروہ پر میں لعنت بھیجتا ہوں، یہ کہا وزیر دفاع جنرل بسم اللہ نے۔ لیکن اس کے بعد ان کو فلائٹ مل گئی اور وہ فلائٹ لے کے سیدھا خود بھی دوڑ گئے اور امارات چلے گئے۔ اب اشرف غنی پہلے تاجکستان، حمداللہ محب ساتھ، اور باقی سارے لوگ بھی، ان کی بیوی بھی ساتھ، ان کی فیملی بھی ساتھ، اپنے سارے بیوی بچے لے کر وہ بھاگ گئے اور بھاگ کے پہنچ گئے دوسرے ملکوں میں، اور افغانستان کو اکیلا چھوڑ دیا طالبان کے رحم و کرم پہ۔ اس وقت 94% افغانستان جو ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ اگر آپ نقشے پہ غور کریں، ایک نقشہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں یہ جو اوپر والا ایریا ہے یہ لگ بھگ کوئی 35 سے 40% بنتا ہے۔ یہ افغانستان کے وہ 14 صوبے ہیں جن پہ طالبان جب پہلے اقتدار میں آئے تو کبھی بھی ان کے اوپر قبضہ نہیں کر سکے۔ طالبان پہلے جب اقتدار میں آئے تو کمزور تھے، وہ 4 سال تک ایسی طاقت سے لڑتے رہے جو اتنی منظم نہیں تھی، لیکن اس مرتبہ بڑی تگڑی فوج تھی اور وہ چند ہفتوں میں قبضہ کر گئے پورے افغانستان پہ۔ اس مرتبہ ان کا قبضہ 94% افغانستان پہ اس وقت تک ہو چکا ہے، سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے، اور وہ تمام صوبے جو پہلے ان کے کنٹرول میں نہیں تھے، 14 صوبے، 34 میں سے صرف 20 پہ ان کی حکومت تھی، 14 پہ نہیں تھی۔ اس مرتبہ وہ 34 کے 34 ان کے قبضے میں ہیں اور وہ پورے افغانستان میں چھائے ہوئے ہیں، اور بہت کم وقت میں انہوں نے یہ کیا ہے۔ تو یہ تگڑے بھی ہیں، مختلف بھی ہیں۔ شمالی اتحاد کا پورا علاقہ جس میں وہ بدخشاں ہے، کندوز ہے، مزار شریف ہے، صوبہ تخار ہے، یہ طالبان کا خواب ہوا کرتا تھا، اور آج وہ سارے طالبان کے کنٹرول میں ہیں۔ امراللہ صالح مجھے یاد آ گیا، جو ان کا نائب صدر ہے افغانستان کا تھا۔ امراللہ صالح نے 25 دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا، پاکستان کو 1971 میں سرنڈر کرتے ہوئے دکھایا تھا۔ 25 دن پہلے ہمارے دل پہ اس نے چھری چلائی تھی، اور آج 25 دن کے بعد اس کی فوج نے سرنڈر کیا ہے۔ یہ صرف 25 دنوں کی کہانی ہے۔ عید والے دن اس نے یہ کیا تھا، عید کے دوسرے دن ہمیں تکلیف پہنچائی تھی عید والے دن، اور اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیں کہ 25 دن کے اندر اندر وہ بندہ بھی غائب ہے، اس کا صدر بھی غائب ہے، اس کے سارے گھر والے بھی غائب ہیں، اس کی ساری کابینہ بھی غائب ہے، اور وہاں پہ طالبان کا قبضہ ہے اور وہ ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ 10 سال پہلے نیوز ویک کی ایک ٹیم آئی تھی افغانستان میں، انہوں نے طالبان کا انٹرویو کیا تھا، تب طالبان نے ایک بڑا تاریخی جملہ بولا تھا، اور وہ انہوں نے چھاپا تھا نیوز ویک کے میگزین میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یو ہیو دا واچز اینڈ وی ہیو دا ٹائم، کہ آپ کے پاس گھڑیاں ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، ہم بہت لمبا لڑ سکتے ہیں آپ سے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کے مذاکرات طالبان کے خراب ہو رہے تھے تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم 20 سال لڑے ہیں، چلو پھر 20 سال اور لڑتے ہیں، اس کے بعد بیٹھیں گے اور بیٹھ کے بات کریں گے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔
جس سے امریکہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور پھر مذاکرات شروع ہو گئے تھے۔ تو اب اس وقت کون کون کر رہا ہے کوارڈینیشن کونسل میں، کون کون ہے؟ ان 3 بندوں کو داد دینی چاہیے جو مشکل ترین حالات میں افغانستان میں موجود رہے اور افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے طالبان کے ساتھ مشاورت اور مذاکرات کر رہے ہیں۔ حامد کرزئی، ڈاکٹر عبداللہ اور گلبدین حکمت یار، یہ بہت مشکل ہوتا ہے اس لیول کے لوگوں کا کہ وہ رکیں، کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، ان کے لیے حالات بہت مشکل ہوتے ہیں، لیکن وہ فیس کر رہے ہیں اور یہ کوارڈینیشن کونسل میں شامل ہیں یہ 3 لوگ۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے اور اس کی قدر کی جانی چاہیے۔ ابھی ایک اور بڑی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے بھی کہ طیب اردگان کا عمران خان صاحب سے ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا ہے اور افغانستان کی صورتحال پہ بات چیت کی ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا اگلے ویلاگ میں کہ پاکستان کی حکمت عملی کیا ہے افغانستان کے حوالے سے، چائنا کیا کرنے جا رہا ہے، رشیا کیا کرنے جا رہا ہے، ایران کیا کرنے جا رہا ہے، ترکی کیا کرنے جا رہا ہے، اس خطے کی نئی گیم کیا ہوگی اگلے ویلاگ میں۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔